नमस्ते। शिक्षा पेशेवरों और टीचर्स के लिए तैयार किए गए आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के विज्ञान और क्लासरूम में इसके व्यवहारिक पहलुओं पर बात करेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहले ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की परिभाषा, फिर इससे जुड़े तथ्य और मिथक, इसके मुख्य संकेत और लक्षण, न्यूरोडाइवर्सिटी पैराडाइम और आखिर में ट्रीटमेंट और क्लासरूम सपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को परिभाषित करना, यानी इसका आधुनिक क्लिनिकल आधार क्या है। अगर हम DSM-5 को देखें तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है। इसकी पहचान मुख्य रूप से सामाजिक संचार में कठिनाई और दोहराए जाने वाले व्यवहार से होती है। लेकिन यहाँ सबसे अहम शब्द है स्पेक्ट्रम। इसका सीधा सा मतलब है कि हर व्यक्ति में इसके लक्षण और उन्हें जिस तरह के सपोर्ट की जरूरत होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ये कोई एक सांचे में फिट होने वाली चीज नहीं है। और ये आंकड़ा इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में हर 100 में से एक व्यक्ति ऑटिस्टिक है। एक टीचर के नज़रिए से सोचे तो इसका मतलब है कि हर स्कूल और शायद हर क्लासरूम में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिन्हें हमारे सही मार्गदर्शन और समर्थन की सख्त ज़रूरत है। अब आते हैं भाग 2 पर, तथ्य और मिथक। चलिए वैज्ञानिक वास्तविकता को पुरानी मनगढ़ंत बातों से अलग करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे आम मिथक ये है कि ऑटिज्म कोई बीमारी या मानसिक रोग है, जबकि असल तथ्य ये है कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है। देखिए, ये कोई बीमारी नहीं है जिसे हमें ठीक करना है या जिसका कोई इलाज खोजना है। ये बस मस्तिष्क के विकसित होने और दुनिया को समझने का एक अलग तरीका है। एक और बहुत बड़ा मिथक जो आग की तरफ फैला वो ये था कि बचपन में लगने वाले टीकों या वैक्सीन्स के कारण ऑटिज्म होता है। सच्चाई जानकर शायद हैरानी हो, 1998 का वो अध्ययन जिसने सबसे पहले ये दावा किया था वो पूरी तरह से फर्जी था और उसे वापस ले लिया गया था। बाद में पता चला कि उस डॉक्टर के अपने छिपे हुए वित्तीय स्वार्थ थे और डेटा में हेराफेरी की गई थी। तो ये बिल्कुल साफ है कि टीकों और ऑटिज्म के बीच दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अब जरा 1940 के दशक की रेफ्रिजरेटर मदर्स थ्योरी को ही ले लीजिए, जिसका मानना था कि माता-पिता के ठंडे और दूर-दूर रहने वाले व्यवहार के कारण बच्चों में ऑटिज्म होता है। आज के समय में यह बात बिल्कुल बेतुकी लगती है ना? पालन पोषण के तरीके ऑटिज्म का कारण बिल्कुल नहीं बनते। आज विज्ञान हमें बताता है कि यह स्थिति काफी हद तक आनुवंशिक है और इसके कई जटिल कारण होते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। CDC के डेटा के अनुसार लड़कों में ऑटिज्म का निदान 4% है, जबकि लड़कियों में केवल 1%। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां इससे कम प्रभावित होती हैं। आधुनिक शोध बताते हैं कि लड़कियां अक्सर अपने ऑटिस्टिक लक्षणों को छिपाने या मास्क करने में बहुत ज़्यादा माहिर होती हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है, ताकि कोई भी शांत रहने वाली बच्ची बिना सही पहचान और मदद के पीछे न छूट जाए। चलिए अब भाग 3 की तरफ बढ़ते हैं, मुख्य संकेत और लक्षण। देखते हैं कि सीखने के माहौल में यानी क्लासरूम में ये लक्षण वास्तव में कैसे दिखते हैं। DSM-5 सामाजिक संचार में कमियों को रेखांकित करता है, लेकिन स्कूल के रोजमर्रा के माहौल में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि किसी बच्चे को दूसरों के साथ मिलकर खेलने में परेशानी हो रही है। हो सकता है कि वे अपने क्लासमेट्स की बॉडी लैंग्वेज को ठीक से ना समझ पाएं, या उन्हें दोस्त बनाने और बातचीत का हिस्सा बनने में सामान्य से थोड़ा ज्यादा संघर्ष करना पड़े। दूसरा क्राइटेरिया है प्रतिबंधित और दोहराए जाने वाले व्यवहार का। क्लासरूम में यह तब नजर आ सकता है जब शेड्यूल में अचानक कोई बदलाव हो जाए और बच्चा अत्यधिक तनाव में आ जाए, या फिर उनका किसी एक खास विषय पर बहुत ही गहरा और केंद्रित फोकस हो। ये सेंसरी ओवरलोड के रूप में भी सामने आ सकता है, जैसे स्कूल की घंटी की तेज आवाज उनके लिए शारीरिक रूप से असहनीय या दर्दनाक हो सकती है। अब हम भाग 4 पर हैं, न्यूरो डाइवर्सिटी पैराडाइम। ये विकलांगता को देखने के हमारे नजरिए में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। ऑटिज्म को देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। पुराना मेडिकल मॉडल इसे एक विकार मानता है जिसमें कुछ कमियां हैं जिन्हें ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन जरा नए सोशल मॉडल की तरफ देखिए। ये मानता है कि विकलांगता वास्तव में पर्यावरण में मौजूद बाधाओं और हमारे सामाजिक दृष्टिकोण का परिणाम है। ये नजरिया हम शिक्षकों को एक बहुत बड़ी ताकत देता है। यह हमें बताता है कि हम क्लासरूम का माहौल बदल सकते हैं ताकि हर बच्चा बिना किसी रुकावट के सीख सके।
इस बात को और गहराई से समझने के लिए नेशनल ऑटिस्टिक सोसाइटी का ये दृष्टिकोण देखिए। ये स्पष्ट करता है कि कई ऑटिस्टिक व्यक्ति अपनी स्थिति का कोई इलाज नहीं चाहते हैं। उनके लिए ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं, बल्कि उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा है। वे सिर्फ ये चाहते हैं कि समाज उन्हें स्वीकार करे और उनके अनुकूल बदलाव करें, ना कि उन पर सामान्य दिखने का अनावश्यक दबाव डाला जाए। और यहीं से 2012 का डबल एम्पैथी प्रॉब्लम का शानदार सिद्धांत सामने आता है। यह बताता है कि संचार में होने वाली गलतफहमियां हमेशा दो तरफा होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ऑटिस्टिक व्यक्ति ही नॉन ऑटिस्टिक व्यक्ति को नहीं समझ पा रहा है, बल्कि सच तो ये है कि नॉन ऑटिस्टिक लोग भी उन्हें समझने में उतना ही संघर्ष करते हैं। तो स्कूल में कम्युनिकेशन की चुनौतियां एक टू वे स्ट्रीट है। इसका मतलब है कि क्लासरूम में दोनों तरफ से बराबर प्रयास की आवश्यकता है। अब हम अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, भाग 5, उपचार व क्लासरूम सपोर्ट। यहाँ हम बात करेंगे उन व्यावहारिक कदमों की जो छात्रों को सशक्त बना सकते हैं। किसी भी सपोर्ट सिस्टम का मूल मंत्र बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हमारा लक्ष्य किसी भी छात्र को कम ऑटिस्टिक बनाना या उन्हें जबरन सामान्य दिखाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। आधुनिक सपोर्ट का एकमात्र उद्देश्य उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराना है। ऑटिस्टिक छात्रों को सही सपोर्ट देने के लिए स्कूल और परिवार अक्सर मिलकर इन साक्ष्य आधारित तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संचार को बेहतर बनाने के लिए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, रोजमर्रा के कौशल और संवेदी एकीकरण के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साथ में होने वाली एंग्जाइटी या चिंता को मैनेज करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और सबसे अहम, पर्यावरणीय बाधाओं को कम करने के लिए स्कूल के माहौल में किए गए जरूरी बदलाव। संवेदी प्रसंस्करण या सेंसरी प्रोसेसिंग को समझना क्लासरूम में सचमुच एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमें छात्रों में शोर या रोशनी के प्रति अति संवेदनशीलता को पहचानना होगा। हम क्लास में एक शांत और सेंसरी फ्रेंडली कोना बना सकते हैं जहां वे अभिभूत होने पर जा सकें। और सबसे जरूरी बात, स्टिमिंग, जैसे कि हाथ हिलाना या दोहराए जाने वाले मूवमेंट, इसे खुद को शांत करने के एक वैध और प्राकृतिक तरीके के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इससे उनका तनाव काफी हद तक कम हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए आइए एक विचारणीय प्रश्न पर गौर करें। हम अपने सीखने के माहौल को न्यूरो डाइवर्जेंट दिमागों का समर्थन करने के लिए कैसे अनुकूलित कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उन दिमागों को ही माहौल के अनुकूल होने के लिए मजबूर करें। एक समावेशी और बेहतरीन क्लासरूम डिजाइन करते समय इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शिक्षा के क्षेत्र में अपना ये बेहतरीन काम ऐसे ही जारी रखें।